I was actually taking a rest. सुबह से मैं classes ले रही हूँ ना, that's why. So कौन सा टॉपिक हमें शुरू करना है? डेमोक्रेसी, राइट? आज की हमारी डाउट क्लियरिंग सेशन है एंड बताइए, डाउट क्लियरिंग सेशन है आज का. सो मुझसे बोला नहीं जा रहा है एक्चुअली. सुबह से मैं पढ़ा रही हूँ, धीरे धीरे बोलूँगी. चलो, क्या स्टार्ट करना है आज? यस, थ्योरीज कवर कर ली थी हमने. अच्छा, डिबेट रह गई थी ना डेमोक्रेसी वाली. डिबेट शुरू करते हैं. अमर्त्य सेन की, अरे वो मैंने कंप्लीट ही नहीं की थी अभी. अमर्त्य सेन की डिबेट अभी बाकी है. अभी तो बिल्कुल शुरू की थी डिबेट मैंने. पूरा पढ़ना है उसको. ली क्वान यू वर्सेस सेन डिबेट शुरू करते हैं. Hi Surya, you're new to my class. Do you understand Hindi? Yes, you do. Where are you from? राजस्थान. अच्छा, एक्चुअली क्या है कि ये सेशन हिंदी में था ना, तो मुझे लगा कि अगर कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट होता है तो डिफिकल्टी रहती है उसमें. हाँ जी. आज पुराना टॉपिक है सूर्या, तो आपको करना क्या है, पुराने सेशन से पढ़ना शुरू करेंगे, लेसन नंबर 1 से. ठीक है? एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से शुरू कीजिए पढ़ना. धीरे धीरे करके स्टार्ट कर सकते हैं. इफ़ यू प्रेफर इंग्लिश, तो इंग्लिश का कोर्स 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस का. तो यू गाइज कैन इवन स्टार्ट विद दैट कोर्स इफ यू वांट. बाकी हिंदी वाला जितनी जल्दी रिवाइज करोगे उतना बढ़िया है. आई टेल यू टू स्टिक टू दिस हिंदी कोर्स ओनली. इंग्लिश में मत स्टिक कीजिएगा, क्योंकि हिंदी दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा, 15 दिसंबर तक. टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो? करंट अफेयर भी थर्ड सब्जेक्ट भी चल रहा है. आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, कोई इशू नहीं है. ओके ओके, नो इश्यूज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो फिलहाल आपको आई सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट क्लास से देखना शुरू कीजिए. एंड डिस्कशन फॉरम है एक हमारा, जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करते हो सूर्या. तो डिस्कशन फोरम पे मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था टेलीग्राम ग्रुप का, सबसे लेटेस्ट रहेगा लिंक. हाँ, तो वो आपने ज्वाइन कर लिया था, तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लेना. यू विल हैव माय लाइक डायरेक्ट कांटेक्ट इन टेलीग्राम आल्सो. जब भी आपको कोई डिफिकल्टी हो, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे. ठीक है? अब टाइम मैनेजमेंट, यार टाइम मैनेजमेंट तो तुम लोग पूछो मत मुझसे. आई एम लिटरली काउंटिंग डेज ऑन माई फिंगर्स की 30th कब खत्म हो रही है, बिकॉज आज मैं 8 क्लासेस ले रही हूँ. दिस इज माई 5th क्लास ऑफ द डे.
और क्योंकि एक भी दिन छुट्टी नहीं है, इतना एग्जॉशन हो चुका है, इसलिए मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे करके बोलूँगी आज आपकी क्लास में, ठीक है। एंड इसके बाद राइट आफ्टर दिस क्लास आई हैव टू टेक अनदर क्लास। उसके बाद शाम को 6:30 बजे, रात को 9 बजे फिर आपकी ऐसे राइटिंग की क्लास होगी। और कल भी ऐसा ही रहेगा, परसों भी ऐसा ही रहेगा, 1 अक्टूबर से सही रहेगा। एक्चुअली कुछ चेंजेस हुए थे रिसेंटली अनअकैडमी पे, तो उस वजह से भी नंबर ऑफ क्लासेस, सेशंस, एक्स्ट्रा क्लासेस, स्पेशल क्लासेस जो होती है फ्री वाली, वो बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। खैर हाँ, आई एम चेंजिंग द टाइम फॉर दिस सेशन। टाइमिंग्स मैंने अभी तक अपडेट नहीं किए हैं, क्योंकि 30th को मैं अपडेट करवाऊंगी उनसे। और डेट्स भी चेंज होंगी, तो डेट्स ऐसी रहेंगी कि सैटरडे एंड संडे छुट्टी रहेगी, ठीक है। एंड मॉर्निंग में 9:30 क्लास रहा करेगी, 9:30 AM, 9, 9:30 से 11 बजे की क्लास रहा करेगी। इंग्लिश वालों की 8 से 9:30 है, ठीक है। एंड बाकी जो लोग हैं उनके 9:30, 9 से 11 रहेगी। सो राघव, you are from South India and like you have a difficulty in understanding Hindi at times. So if you want, stick to this course, and for better clarity, you can go for the English medium course that I'm going to start from 4th of October. ठीक है, इंग्लिश में है। और आपके कोई फ्रेंड्स हो अगर जिनको ज्वाइन करना हो, अगर नया बैच, आई थिंक 1-2 बच्चों के मैसेजेस आए थे कि उनके फ्रेंड्स ने ज्वाइन करना है, सो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम 4th of October। के बाद आंसर राइटिंग मिस हो जाएगा। हाँ, ये तो रहेगा, देखो रिकॉर्डिंग सेशन अलग रहेगा, आंसर राइटिंग के अलग रहेंगे। लेकिन आगे जब आंसर राइटिंग सेशन होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, दिसंबर में आंसर राइटिंग ज़्यादा करेंगे हम लोग, क्योंकि तब तक मेरे पास टाइम भी होगा। अब रही बात इसकी, एक और क्वेरी आई थी कि इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स कब शुरू हो रहा है, तो वो भी 1st वीक ऑफ अक्टूबर से शुरू होगा। इंटरनेशनल रिलेशन कोर्स जो स्टार्ट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी इन इंग्लिश, हिंदी में शुरू नहीं होगा अभी, क्योंकि हिंदी में दिसंबर में होगा ऑलरेडी। हिंदी में दिसंबर में हमारा एक IR का, जो आपका GS बैच जो लोग देख रहे होंगे, आप में से कितने लोग GS बैच को फॉलो कर रहे हैं, जो बैच B है हिंदी वाला? Nobody is following that batch. Okay, तो वो बैच है, उसमें बिकॉज मुझसे बोला गया था कि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा दीजिए, तो वो बैच में रहेगा। और 2 घंटे की क्लास होगी, बोल बोल के थक जाएंगे। एनीवेज, 1st वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा करंट अफेयर्स भी। करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने कैलकुलेट तो किया था कितने सेशन होंगे, लेकिन पॉइंट इज कि हर आपका जो PSIR होगा ये रोज चलेगा, लेकिन एक और कोर्स जो बाकी इंटरनेशनल रिलेशन का और करंट अफेयर्स का है, ये वीक में 2-3 दिन क्लासेस हुआ करेंगी इसकी, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स 1 महीने में ख़त्म तो करना नहीं है, इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करती रहूँगी जब तक ये फिनिश नहीं होता। करंट अफेयर्स, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आई शुड टेक इट इन इंग्लिश और हिंदी, इवन दैट्स अ बिग थिंग। हिंदी इंग्लिश आप लोग क्या प्रेफर करते हैं? करंट अफेयर्स, आप लोग तो करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं ना अंश, आपको क्या ज़रूरत है? आपकी तो करंट अफेयर्स की क्लास होती है 11 बजे। बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश, ओके ठीक है। इंग्लिश सुमंत, ओके ओके, विल सी अभी देखेंगे। हिंदी का रखते हैं, क्योंकि मेरे पास उमंग और प्रांजल इन सभी के मैसेजेस आए थे, ये लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि मैम इंग्लिश वालों के लिए बहुत ज़्यादा डेटा है, इनके पास में मटेरियल भी बहुत है, हम लोगों के पास में मटेरियल नहीं है, तो कुछ हिंदी मीडियम के लिए भी होना चाहिए। IR is going to be in English only, Devendra,
because this IR course that I'm talking about, this is for बैच नंबर 6 IR. तो बैच नंबर 6 का जो बेसिक IR है वो इसमें रहेगा, सो दैट इज वाई ये इंग्लिश होगा पूरा. ठीक है, इंग्लिश वाले तो जतिन सर को फॉलो कर सकते हैं. हाँ, जतिन इज देयर. मुदित गुप्ता इज ऑल्सो टीचिंग करंट अफेयर्स. कि सिर्फ पॉलिटी? अमन सर हिंदी में पढ़ाते हैं. प्रियंका, डोंट नो. ओके, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिबेट. बाइलिंगुअल. अच्छा, बाइलिंगुअल. ओके, फाइन. One educator is better so we don't get clash of timings. हाँ, that's true. But you can always watch the recordings also, Raghav. हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, नॉर्मल हिंदी. हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, समझ ही गई हूँ मैं. So we'll start with the debate about this democracy and development. कि डेमोक्रेसी बेहतर अगर है तो डेमोक्रेसी के चलते डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी. अब जो इसके अगेंस्ट में है डेमोक्रेसी के, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो है ली क्वान यू. ली क्वान यू कौन है? ली क्वान यू इज द फाउंडर ऑफ सिंगापुर, प्रेसिडेंट रह चुके हैं. एंड ली क्वान यू का कहना है कि अगर किसी देश को अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो डेवलप करने के लिए जो मॉडल फॉलो करना चाहिए वो मॉडल चाइनीज मॉडल होना चाहिए रादर देन इंडियन मॉडल. क्यों? क्योंकि इंडियन मॉडल में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न ऑब्सेशन है. मतलब आपको लगता है कि जैसा कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज में अगर मॉडल है वही मॉडल आप एशिया में लगा दोगे तो उससे हमारा भी वैसा ही कंट्री बन जाएगा जैसा उनका है. तो ये गलत है, क्योंकि ये सिर्फ आपका ऑब्सेशन है उसको लेकर के. ये अगर आप अपने एशिया में लगाते हो, अपनी कंट्री में कहीं लगाते हो, तो ये एशियन वैल्यूज के साथ में कंपैटिबल नहीं रहेगा. दिस विल नॉट बी कंपैटिबल बेसिकली. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न में जो डेमोक्रेसी की वैल्यू होती है वो इंडिविजुअलिटी पे बेस होती है. इंडिविजुअलिटी मतलब एक पर्सन की अपनी खुद की वैल्यू, अपने डिसीजंस. एशिया में ऐसे नहीं होता. एशिया में जो कल्चर है वो कलेक्टिव कल्चर है. ठीक है, दैट इज कलेक्टिव कल्चर. सो दिस इज ली क्वान यू का पॉइंट. और ली क्वान यू इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है. इंडिया हैज अनरियलाइज्ड पोटेंशियल जो कि इंडिया अभी तक फुलफिल नहीं कर पाया है. किसकी वजह से? डेमोक्रेसी की वजह से. तो इसीलिए किसी भी नेशन को अगर डेवलपमेंटल का मॉडल फॉलो करना है तो वो चाइना का मॉडल फॉलो करे. क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. डेमोक्रेसी से इनडिसिप्लिन आता है.
जैसे हमने देखा कि लोकसभा में हमारे यहाँ पे आपस में फाइट करते रहते हैं सारे पॉलिटिशियंस, तो लॉस पे काम नहीं हो पाता है, गवर्नेंस पे काम नहीं हो पाता है। ऐसे ही देखते हैं हम कि जो लीडर्स होते हैं डेमोक्रेसी के चलते दे हैव टू गो फॉर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज लेकर के आते हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे, लोगों की रियल टर्म्स में भलाई नहीं होती। जैसे यूपी सरकार ने अभी रिसेंटली फार्मर जो लोन था वो वेव ऑफ किया है, ठीक है, फार्मर लोन्स जो उनको दिए गए थे उसको माफ कर दिया कि उनको कोई लोन का वापस नहीं करना है पैसा। तो ऐसी प्रैक्टिस सही नहीं रहती। एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी के चलते करप्शन भी बहुत होती है। तो ये रीज़न है कि इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल है, इंडिया वो पोटेंशियल अपना रियलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल इसमें रियलाइज नहीं हो पाएगा, अपना पोटेंशियल फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका एक राइट माइंडसेट नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है उनके अंदर में। राइट माइंडसेट मतलब करप्शन करते हैं ये लोग। डेवलपमेंट को लेकर के अगर आपको अपनी कंट्री में डेवलपमेंट लानी है तो उसके लिए आपको एक सही माइंडसेट होना चाहिए, तभी आपकी कंट्री में डेवलपमेंट होगी। लेकिन इसको फिर चैलेंज करते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का कहना है, ये इसको कैसे काउंटर करते हैं, कैसे चैलेंज करते हैं कि सबसे पहले जो आप बोल रहे हो कि एशिया की अपनी खुद की वैल्यूज हैं और डेमोक्रेसी तो वेस्टर्न कंट्रीज की वैल्यू है, वेस्टर्न कंट्री का ऑब्सेशन है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एशिया होमोजीनियस नहीं है। एशिया इज नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? मतलब एशिया एक समान कल्चर नहीं है, सबका चेंज होता है, ठीक है, सबका वेरिएशंस है। जिस जिस कंट्री में जाओगे आप, उस कंट्रीज में अलग अलग कल्चर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रैक्टिसेस है, डाइवर्सिटी है, तो होमोजेनिटी नहीं है। एक मिनट। ठीक है, जैसे एशिया में इंडिया का जो अपना कल्चर है, अमर्त्य सेन बोलते हैं कि इंडिया के कल्चर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी। इंडिया के कल्चर में कोई भी डिसीजन लिया जाता था, जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में हम देखेंगे आगे, जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट इंडियन पॉलिटिकल थॉट कैटेगरी में आएगा, कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में देखा जाएगा कि यहाँ पर जो राजा पुराने ज़माने में बुद्धिज्म के टाइम पे जो सेलेक्ट किया जाता था वो इलेक्ट किया जाएगा, मतलब हेरिडिटरी नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसे नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि जो काबिल होगा, ठीक है, उसी को इलेक्ट करके असेंबली इलेक्ट करेगी। तो यानी इंडिया में हमेशा से डेमोक्रेटिक कल्चर रहा है। इसके अलावा इंडिया में प्लूरलिज्म भी रहा है। इंडिया में अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन के लोग आके रहे हैं और कभी भी इंडियंस ने उसके ऑपोजिट कुछ ऐसे आवाज़ नहीं अपनी उठाई। हमेशा से इंडियंस काफ़ी फ्रेंडली रहे हैं इन सभी के साथ, सभी का अच्छे से स्वागत किया, सभी को वेलकम किया है इंडिया में। एट द सेम टाइम एक और बात जो बोली गई वो ये बोली अमर्त्य सेन ने कि इंडिया में टॉलरेशन का भी आइडिया है। इंडिया में जब लोग अपने मुताबिक अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो टॉलरेशन के शुरू से ही प्रिंसिपल्स हमको देखने को मिलेंगे एंशिएंट इंडिया से। और इंडियन ट्रेडिशन, अगर इंडिया एशिया का पार्ट है तो इंडिया की तो जो कल्चर है वो एशिया से फिर बहुत डिफरेंट हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर अलग अलग कल्चर्स होते हैं। तो इंडिया ने कोई वेस्टर्न कंट्रीज से इम्प्रेस होकर के, ऑब्सेस्ड होकर के अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस नहीं की, ठीक है। तो ये मानना है इसका। ली सेज वी शुड फॉलो टर्कीज वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी।
Lee Kuan Yew says that we should follow Chinese model of development. डेमोक्रेसी की बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी. हमारे लिए जब भी डिबेट आएगी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आयुष, हमको इस चीज़ पे फोकस करना है कि क्या डेवलपमेंट आएगी कि नहीं इससे. ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू दिस होल डिबेट. इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि इनका क्या आइडिया था, कि ली क्वान यू क्या बोलते थे. ठीक है, और इसके साथ में हम देखेंगे जब अमर्त्य सेन खुद इनको क्रिटिसाइज करेंगे तो अमर्त्य सेन खुद भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे बहुत सारी कंट्रीज के, जैसे बोट्सवाना का एग्जाम्पल देंगे. ऐसे ही इंडिया का भी एग्जाम्पल इसमें दिया जाएगा. इंडिया के एग्जाम्पल पे केरला आएगा, गुजरात का मॉडल आएगा, ये पूरा इसमें डिस्कशन होगा. इनफैक्ट जब भी हम ली क्वान यू की बात करते हैं रिगार्डिंग दिस, तो इनका मतलब ऑब्वियसली रिगार्डिंग लाइक डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये डेवलपमेंट के सेंटर अराउंड में पहले तो चाइना को बोलेंगे, और साथ में टर्की का मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी भी अगर देखो तो टर्की में क्या मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, आप खुद बताइए वेदर टर्की इज ट्रूली डेमोक्रेटिक और नॉट. बहुत ही एसिमेट्रिक है. ठीक है, हेनरी किसिंगर भी होंगे सिंगापुर के बारे में जो लिखेंगे, जो ली क्वान यू के अपने आइडियाज़ हैं उसके बारे में भी अगर बताएंगे तो उन्होंने भी काफ़ी कोट किया है, इंक्लूडिंग ली क्वान यू को कोट किया था. ठीक है, तो इनका भी यही सेम चीज़ थी रिगार्डिंग ली क्वान यू कि सेम चीज़ फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, तो इनके थीसिस में लाइक हाउ बैड इज डेमोक्रेसी फॉर एशिया, तो जो वेस्टर्न वाला मॉडल है वो नहीं होगा यहाँ पर. लाइक लेट मी टेल यू अ लॉट अबाउट दिस. लाइक देयर इज दिस हाइपोथेसिस, ऐसा हाइपोथेसिस है दैट डेमोक्रेसी will actually hurt the economic growth and development of a country. ठीक है, and this hypothesis is the Lee thesis. Now ये बोलते हैं टर्की में भी तो सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिलेगी. कहने के नाम पे डेमोक्रेसी है लेकिन है टर्की में डिक्टेटरशिप ही, क्योंकि टर्की में जो चीज़ फॉलो की जाती थी, अब टर्की में जब रिफॉर्म्स आए रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में आपने देखा होगा, टर्की में जो गवर्नमेंट थी अब प्रेसिडेंशियल मॉडल में चेंज हो गई है. ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल में चेंज हो चुकी है और सारा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है. अब तो टर्की में डिक्टेटरशिप सॉर्ट ऑफ ही है, समझे. तो द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इज टॉकिंग अबाउट इज वेरी क्लोज टू द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी सी इन चाइना. तो आपको सिर्फ टर्की का एग्जाम्पल लिखना है. ठीक है, तो ये बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि डिक्टेटरशिप जैसे एशिया में है, चाइना में है, वो बेनिफिशियल रहती है ग्रोथ के लिए. तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स अपने देते हैं ये, एंड उसमें यही रहेगा कि जो भी अपनी डिक्टेटरशिप करेंगे इसमें, क्योंकि अगर देखो टर्की में भी अगर डिक्टेटरशिप आई है तो टर्की में सारी पावर चली गई टर्की के प्रेसिडेंट के पास में. अब वो चाहे अपने हिसाब से कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जीडीपी में. डेमोक्रेसी में इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको अकाउंटेबिलिटी रहेगी आपकी, लोग आपको अकाउंटेबल मान सकते हैं उस चीज़ के लिए, ट्रांसपेरेंसी रहेगी इनकी सब डेमोक्रेसी, जिसके वजह से नहीं हो पाएगा. हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट जीडीपी में जहाँ पे किया जाना चाहिए इन केस वो डेमोक्रेसी में नहीं होगा. लेकिन काफ़ी डिबेट के बाद में ये भी बोल सकते हो कि ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है ऐसा डेमोक्रेसी की वजह से ग्रोथ पे, एंड उसी के बेसिस पे एट द एंड ली क्वान यू के थीसिस को सपोर्ट करने वाले होंगे हेनरी किसिंगर. ठीक है, सो लाइक मोर ऑफ दिस इफ यू वांट टू नो तो फिर वो टर्की में चला जाएगा, और टर्की का तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और ये सब चीज़ें हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एट द सेम टाइम.
बस इतना याद रखिए कि इनका क्या कहना था, और अगर ये बोल रहे हैं तो टर्की के हिसाब से बोल रहे हैं, और थोड़ा आइडिया एसोसिएट कर लो। आगे डिटेल में मत जाना इससे, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट इवन पार्ट ऑफ आर डिबेट। और हमको ये क्वेश्चन मैक्सिमम 15 नंबर में आएगा, और 15 नंबर में टर्की का कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बारी आती है अमर्त्य सेन की। हम बात कर रहे थे कि अमर्त्य सेन बोलते हैं कि एशिया होमोजीनियस नहीं है, एशिया इज हेट्रोजीनियस, एशिया में हेट्रोजेनिटी है। और हेट्रोजेनिटी के हिसाब से इंडिया का अपना कल्चर है, तो इंडिया ने ऐसा नहीं है कि बाहर के कंट्री से इम्प्रेस होकर के, ऑब्सेस्ड होकर के अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की। ये इंडिया के ट्रेडिशन का पार्ट रहा है। ये सब बातें ये बोलते हैं अपने बुक में आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में। इसीलिए ये खुद बोलते हैं कि एशिया में एक सेट ऑफ वैल्यूज नहीं है, एशिया में बहुत सारी वैल्यूज हैं, जिसमें से डेमोक्रेटिक वैल्यू भी उसका पार्ट है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक्नॉलेजमेंट ये जरूर दिया कि हाँ, चाइना ने जो किया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि चाइना ने जो अचीवमेंट्स पाई हैं, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में देख लो कितने डेवलपमेंट हुई है। सिर्फ ऐसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हुआ है, चाइना ने ह्यूमन डेवलपमेंट में भी काफी काम किया है पिछले कुछ सालों में, जिससे बहुत तेजी से वहां पर पॉवर्टी कम हुई है। जैसे चाइना ने वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की। आप लोगों को वोकेशनल एजुकेशन का पता है, जिसमें जिस भी फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड में आप लोग लर्न करते करते साथ में ट्रेनिंग भी करो, काम भी करो साथ में उसी फील्ड में, ठीक है। सो दैट इज वोकेशनल एजुकेशन। उस फील्ड में आप एक्टिव रहो। अभी क्या होता है आज के ज़माने में, इंडिया में जो प्रेजेंट है, इंडिया में जो इंजीनियर्स निकलते हैं उन लोगों को 4 साल सिर्फ पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं दी जाती, बुकिश नॉलेज होती है सारी। और इसी वजह से मैक्सिमम हम देखेंगे कि जो इंजीनियरिंग करते हैं वो लोग बैंकिंग में चले जाते हैं या सब सरकारी नौकरी में आ जाते हैं, जहाँ पर ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसा कोई स्पेशल स्किल्स जो आप सीख करके तो वहाँ से आए नहीं होते। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत मैटर करती है। और चाइना ये जो अचीवमेंट कर पाया है, चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, एट द सेम टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट भी की, ह्यूमन कैपिटल भी इस्टेब्लिश किया। चाइना ने अपना पॉवर्टी लेवल्स इरेडिकेट किए, चाइना ने अपने बहुत ज़्यादा लोग अनपढ़ हुआ करते थे, प्रमोट किया है पूरा लिटरेसी को। चाइना ने हेल्थ के मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर के आया है, जबकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये बोलते हैं कि चाइना की जो अचीवमेंट्स है काबिल तारीफ है, सही है, अच्छे अचीवमेंट्स है, ठीक है। लेकिन इसका फैक्टर ये नहीं है कि क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी इसीलिए चाइना बेटर परफॉर्म कर पाया। चाइना ने जो किया ठीक है, मान लेते हैं चाइना ने किया, लेकिन सिर्फ ये बोलना कि क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी इस वजह से ही चाइना सक्सेसफुल हुआ, ये गलत है। चाइना में इसीलिए अचीवमेंट आई क्योंकि जो चाइना के लीडर्स थे उनके पास में पॉलिटिकल विल थी, मतलब वो चाहते थे, पॉलिटिकली विल मतलब पॉलिटिशियंस जो थे वो चाहते थे कि चाइना में इम्प्रूवमेंट हो। ये लोग इंटेलिजेंट थे, यहाँ के लीडर्स चाइना के, इनको समझ में आया कि चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेनिफिट तब तक नहीं उठा पाएगा जब तक चाइना अपने मासेस के अंदर में कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर देता। मतलब मान लो अपने इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, मार्केट ओपन हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। इंडिया में जो कंपनीज आती हैं, ज़्यादातर कंपनीज में मैन पावर उस लेवल की नहीं है क्योंकि स्किल नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब आपने स्किल डेवलपमेंट तो किया नहीं अपने यूथ में। ये भी कहीं ना कहीं रीजन है कि कंपनीज क्यों कम प्रॉफिट कमाती हैं या बिजनेस क्यों इतना कम करती है। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे कितना पैसा तो इनको स्किल डेवलपमेंट में करना पड़ता है। लाइक आप लोगों में से जो लोग इंजीनियर्स होंगे,
मैक्सिमम क्या होता है, आप लोग पढ़ाई करके निकल जाते हो, ठीक है, एंड फिर उसके बाद में जब आपकी प्लेसमेंट होती है, मान लीजिए इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुई, 25,000 की आपकी जॉब लगी, इन्फोसिस में प्लेसमेंट होती है शुरुआत में, पैकेज मिला आपको, और शुरू के 6 महीने 1 साल सिर्फ आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है वो आपका, उसमें आपको वो ट्रेन करते हैं, आपको स्किल करते हैं, स्किल प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, बुकिश नॉलेज होती है, तो उनको स्पेंड करना पड़ता है, और वही पैसा अगर वहाँ स्पेंड ना करके अगर ऑलरेडी कॉलेजेस में ही स्किल डेवलपमेंट होती, वहीं पे वोकेशनल एजुकेशन होती, तो जो लोग ऐसी एमएनसीज में जॉब पा रहे हैं उनका भी तो ज़्यादा रहता सैलरी स्ट्रक्चर। तभी तो बोलते हैं जितना स्किल होगा धीरे धीरे करके सैलरीज बढ़ती जाती हैं, क्योंकि आप उतना उस जॉब में निपुण होते जाते हो, शुरुआत में आप नहीं होते हो इसलिए सैलरी कम होती है आपकी, समझे? सो दिस इज द थिंग। तो चाइनीज लीडर ने ये बात बहुत अच्छे से समझी थी, एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ का विजडम जो था वो क्या बोलते थे, एडम स्मिथ का कहना था कि अगर आपको अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है तो आपको अपने कंट्री का जो लेबर है, जो लेबर होता है आपकी कंट्री का, वो क्वालिटी लेबर होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ लेबर। जितना बढ़िया लेबर होगा आपकी कंट्री का, जितना स्किल्ड होंगे वो लोग, उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी आपकी कंट्री की। ये बात बोली अमर्त्य सेन ने कि उन्होंने ये चीज समझी है एडम स्मिथ के फॉर्म में, जो एडम स्मिथ ने अपनी टीचिंग्स दी उन्होंने अप्लाई करके वहां पर इम्प्लीमेंट किया। तो जानना एक अलग चीज होती है, जानते तो इंडिया में भी है ये चीज, लेकिन करता कोई नहीं है, क्योंकि वो पैसा जो स्किल डेवलपमेंट में लगाया जाएगा, फिर करप्शन में कौन खाएगा, करप्शन में पैसा नहीं मिलेगा अगर डेवलपमेंट में लगाया तो ये बात बोल करके अमर्त्य सेन ने काउंटर किया ली क्वान यू को। अब साथ में ली क्वान यू के अपने थीसिस में कुछ फॉल्ट थे, बहुत सारी जो चीजें इन्होंने सोची थी, जो एजम्पशंस किए थे वो भी गलत थे, उस पर ऑब्वियसली सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जैसे पहला फॉल्ट बताती हूँ, बोट्सवाना। बोट्सवाना का एग्जांपल लेते हैं। बोट्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री है, तो अमर्त्य सेन ने बोला छोटी सी कंट्री है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है वहां पर, उसके बावजूद उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखोगे तो कितनी तेजी से बढ़ रही है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वहां पर। तो अमर्त्य सेन ने ये इसीलिए सजेस्ट किया कि सिर्फ डेमोक्रेसी एक लौता फैक्टर नहीं होता जिसकी वजह से इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस है। इंडिया में केरला का मॉडल देखो आप, केरला स्टेट किस तरीके से डेवलप हुआ है। आप केरला में देखो लिटरेसी वाइज लोग कितना आगे हैं, ठीक है, लिटरेसी वाइज लिटरेट सबसे ज्यादा केरला में है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है। एट द सेम टाइम केरला में हमको देखने को मिलेगा कि जो लोग हैं वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सारे, स्पेशली डॉक्टर्स, साइंटिस्ट केरला से बहुत निकलते हैं लिटरेसी रेट की वजह से। एट द सेम टाइम बहुत स्किल्ड भी होते हैं। केरला ने काम किया है इस चीज पे, उन्होंने ऐसे लॉज लेकर के आए, पॉलिटिकल विल थी वहां के पॉलिटिशियंस की। और कितने सारे लोग होते हैं केरला के जो यहाँ से गल्फ कंट्रीज भी जाते हैं, या फिर हम देखेंगे कि बाहर वाली कंट्रीज में, यूएसए में डॉक्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत फेमस फेमस डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल। तो अमर्त्य सेन का कहना था कि पॉलिटिकल विल की वजह से आज के टाइम पे केरला में लोगों के पास में गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो हम, क्योंकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, उसकी वजह से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ये आप अज्यूम कर रहे हैं, ये गलत है। इनफैक्ट अमर्त्य सेन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। अमर्त्य सेन बोलते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर होती है क्राइसिस मैनेजमेंट में। कभी भी कोई क्राइसिस आता है
कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उस सिचुएशन में डेमोक्रेसी ही सबसे बेहतर होती है। जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन्होंने बताया कि बंगाल में फेमाइन्स आए थे, सूखा पड़ा था जिसकी वजह से लाखों लोग मरे थे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ये 1890s के टाइम पे, 1899 के टाइम पे फेमाइन्स आए थे। तो उसका एग्जाम्पल लेकर के अमर्त्य सेन अपनी बुक में ये बोलते हैं कि ये जो रीजन है इसका कि इतने लाखों लोग मरे थे, उसका रीजन ये नहीं था कि फूड नहीं था हमारी कंट्री में। फूड था, खाना था। प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इतना एग्रीगेट हुआ। अदरवाइज फेमाइन पड़ता है, आज के टाइम पे देख लो आप, फेमाइन्स तो आज भी आते हैं, सूखा तो आज भी पड़ता है, कितने लोग भूखे मरते हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आज के टाइम पे आज फ्रीडम ऑफ प्रेस है। आज अगर लोग मरेंगे तो न्यूज में सबसे पहले टॉप पे, फ्रंट पे हाईलाइट होगा कि इतने लोग भुखमरी से मरे, सरकार क्या कर रही है। उस टाइम पे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे लॉज लाए गए थे जिसके चलते प्रेस को के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो ये रीजन होता है कि जब डेमोक्रेसी नहीं होती, डेमोक्रेसी होनी बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना जरूरी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तब होती है जब वहाँ के जो लोग हैं वो सेलेक्ट करते हैं, जब गवर्नमेंट को इस चीज़ का रहता है कि हमको भी हमारी अकाउंटेबिलिटी हमसे पूछी जाएगी कि पीपल विल हेल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, कि आपने क्या किया। इंडिपेंडेंस के बाद भी आए हैं फेमाइन्स, लेकिन बहुत कम लोग मरे हैं। लेकिन अगर आप चाइना का केस देखोगे, कंबोडिया का केस देखोगे, सूडान का केस देखोगे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर फेमाइन्स आए और लाखों लोग मरे, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। दैट्स फाइन। सो ये सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। तो अमर्त्य सेन का मानना था कि डेमोक्रेसी, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, अमर्त्य सेन ने बोला था कि डेमोक्रेसी इज हैविंग एन इंट्रिंसिक वैल्यू, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, intrinsic value and educative value. Yes, what is your query, Shubham? तो तीन चीजों की बात करते हैं अमर्त्य सेन अपनी बुक में। पहली है इंट्रिंसिक वैल्यू, एजुकेटिव वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। देखो, सबसे पहली बात इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। एक एजुकेटिव, लाइक डेमोक्रेसी से आपको बहुत चीजें पहले एजुकेटिव कवर करते हैं। अगर आपके देश में, ओके लेट मी राइट इट, और एक एक करके एक एक वैल्यू को समझाऊंगी मैं। तीन वैल्यूज की बात की है, एजुकेटिव, इंस्ट्रूमेंटल एंड इंट्रिंसिक। At the state and at the state center and the state level, there are public representatives to whom we can hold accountable. But at the same sub-state level, like at district level, why there is no representative at the district level? Why? Because isn't this the striking idea of democracy? As we have DM as district head. हाँ, that's what I'm telling you. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो टॉपिक है, इसको आगे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कवर करेंगे। वहाँ देखेंगे कि
इस्टेब्लिश तो किया गया, उसके बावजूद दे वर नॉट गिवन टीथ टू बाइट। समझे? इनकी जो पावर दी गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, इनके पास पावर आती है स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट से मतलब ये पावर डेलीगेटेड पावर है, ये इनकी ओरिजिनल पावर नहीं है। दीज आर द डेलीगेटेड पावर। तो डेलीगेशन में स्टेट इन पे कंट्रोल रखता है। जैसे सेंटर स्टेट पे काफी हद तक कंट्रोल रखता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे डायरेक्ट कंट्रोल रखता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, दो टाइप की होती है। देखो, डेमोक्रेसी होती है प्रोसीजरल, हमने कल बताया था मैंने आपको, एक होती है प्रोसीजरल, एक होती है सब्सटैंटिव। ठीक है? तो यहाँ पर प्रोसीजर तो फॉलो किया जा रहा है, प्रोसीजर के नाम पे बोला जा रहा है कि एम्पावरमेंट हमने कर दिया इनका। ठीक है? लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन इनके लिए बनाए गए, वो इंस्टीट्यूशंस के पास में खुद के अपने टैक्सेस लेवी करने के लिए इनके पास में राइट्स नहीं है। दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, इनको हमेशा अपनी फंडिंग के लिए स्टेट पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो स्टेट जैसा बोलेगी वैसा ही ये लोग करेंगे। सो यस, दैट इज द स्ट्राइकिंग आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। बट दिस इज द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप कैसे परसीव कर रहे हो ये भी मैटर करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो प्रोसीजर वाइज डेमोक्रेसी हो गई। कुछ लोग तो बोलते हैं प्रोसीजर ही चाहिए होता है डेमोक्रेसी के लिए, और कुछ नहीं चाहिए होता। देन देयर आर अदर पीपल, दोज हु वांट एम्पावरमेंट ऑफ मासेस, दोज हु वांट सबस्टैंटिव डेमोक्रेसी, जो चाहते हैं कि जो नॉर्मेटिव डेमोक्रेसी है वो रहे। आया समझ? अकाउंटेबिलिटी है ग्रास रूट लेवल पे, फिर ऐसे तो स्टेट लेवल पे भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, सेंट्रल लेवल पे भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, फिर भी करप्शन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पे क्यों नहीं है? डिस्ट्रिक्ट विल बी अकाउंटेबल टू द स्टेट। ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट पे इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पूरा हैंडल करती है, वहीं पे उसी के फेवरेट जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, डीएम्स होते हैं, वो वहीं बैठते हैं। जो नहीं फेवरेट होते हैं उनका ट्रांसफर नक्सल एरियाज में हो जाता है। दिस इज द रियलिटी। ठीक है? सो नेक्स्ट इज educative values, instrumental values, and intrinsic value. So Amartya Sen believes that whenever there is democracy, crisis of management is excellent. अच्छा, आप you want me to okay explain that? आयुष, देखिए हमारी कंट्री में आज डेमोक्रेसी है, 1947 के बाद से डेमोक्रेसी आई है। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, कोई भी क्राइसिस आई, मान लो फूड क्राइसिस आया, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में फूड क्राइसिस आया, फूड क्राइसिस को भी भूल जाओ, रिसेंट बोलते हैं, केरला में फ्लड्स आए थे, आसम में फ्लड्स आए थे। आपने देखा होगा कि पूरा इनिशिएटिव चला था पूरे देश में, जिसमें लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, राइट? गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल माना गया था, गवर्नमेंट भी पैसा दे रही थी इसको टैकल करने के लिए। गवर्नमेंट ने अपनी फोर्सेस भेजी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी गई थी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनके लिए कैंप्स खोले गए ताकि जो भी उनको इश्यूज रहते हैं जल्दी से जल्दी, अर्लीस्ट से अर्लीस्ट वो ट्रीट किए जा सके, जिससे कि डेथ टोल्स नहीं बढ़ेंगी, ज़्यादा लोग नहीं मरेंगे, है ना? तो ये होती है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी की वजह से है। क्यों? क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिन लोगों ने इन पार्टीज को सेलेक्ट किया होगा, इनको पावर में रखा होगा। मान लो किसी गवर्नमेंट ने फ्लड्स आए और किसी गवर्नमेंट ने ये एक्शंस नहीं लिए, कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं भेजी, कुछ नहीं भेजा, तो वहां के लोग क्या उस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, तो वो सरकार ही गिर जाएगी। तो डेमोक्रेसी अकाउंटेबल रहती है, तो इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहती है। ये लोग इसीलिए कोई भी क्राइसिस आता है तो मैनेजमेंट करने के लिए सरकार भी पैसा देती है, सेंटर से भी पैसा आता है, लोग इन्हीं डेमोक्रेटिक वैल्यू की वजह से, चाहे दूसरे स्टेट्स के लोग हों, बिकॉज आपकी अपनी कंट्री है, वो लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे जोमेटो के थ्रू भी बहुत अलग अलग इनिशिएटिव्स चले, अलग अलग फाउंडेशंस ने इनिशिएटिव्स चलाए, सभी ने मिलकर के यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है, काफ़ी सारा पैसा दिया गया रिलीफ फंड में।
तो दैट इज द क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले अगर वापस जाओ 1890s की बात है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो वहां तो डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो डिस्पोटिक रूल थी, है ना। इट वॉज अ बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म। ये लोग डायरेक्टली हम पे रूल कर रहे थे, अकाउंटेबल नहीं थे, हमने नहीं चुना था इन्हें। दैट इज बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म। सो दिस इज व्हाट दे वर डूइंग। तो अगर ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं भी करेंगे तो कोई इन पे सवाल तो खड़ा करेगा नहीं। तो अगर गवर्नमेंट चाहती तो इस पूरे इशू को, जो फेमाइन्स आए थे, इसमें जो नंबर ऑफ लोग मरे हैं, वो डेथ टोल्स का नंबर कुछ थाउजेंड्स में रहता, लेकिन वो लैक्स में चला गया, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया। डेमोक्रेसी होती है तो अकाउंटेबिलिटी होगी, तो एक्शन भी लेगी वो गवर्नमेंट। आया समझ आयुष? ठीक है। अब एक और इंसिडेंट बताती हूँ, if I'm not wrong about that incident। तो आप लोगों को पता होगा 1986, याद करो, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, चेर्नोबिल। चेर्नोबिल इंसिडेंट के बारे में सबको पता है, रशिया में हुआ था ये। रशिया का जो वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट था, तो उसकी वजह से वहां की पूरी जो टाउन थी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लाखों लोग मारे गए वहां पर। लाखों क्या, पूरी पूरी टाउन। काफी उसके आज भी इनफैक्ट रेडियो एक्टिव डिके की वजह से, यस, तो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से आज भी वो पूरा जोन है ना, हैबिटेबल नहीं है। आज उसको गोस्ट टाउन माना जाता है। रिसेंटली शायद ये न्यूज में भी था काफी अभी, क्योंकि चेर्नोबिल वाला जो एक सीरीज आई है, राइट, हॉटस्टार पे भी 5 एपिसोड की सीरीज, यू शुड सी दैट। मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल था वो। वहां पर यू नो बहुत सारे लोग मरे। आज भी वहां पर दैट्स अ गोस्ट टाउन, जहाँ पर कोई नहीं जाता है, फिर भी अभी भी लोग जाते हैं, पता है, उसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह देखा जाता है। एंड जिसकी वजह से कैंसर से लोग बहुत मर रहे हैं, जिसके चलते उनके आने वाली जनरेशन जो है, जिन लोगों को वहां से रेस्क्यू भी किया गया, बिकॉज काफी दिनों तक तो किया ही नहीं गया था, द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू कंटेन इट, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी थी नहीं। 1986 की हम बात कर रहे हैं, 1986 में कम्युनिस्ट था रशिया, तो डेमोक्रेसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज रशिया में फिर भी डेमोक्रेसी है। ऑब्वियसली इट इज मूविंग टुवर्ड्स थोड़ा बहुत फिर से वापस हल्का सा वो आ रहा है, डेमोक्रेसी पे रिस्ट्रिक्शन वहां पर, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ था। इवन यू कैन कोट दिस इंसिडेंट ऑल्सो इफ यू वांट इन एग्जाम्पल डेमोक्रेसी को लेकर के। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज गुड फॉर दिस क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है। अब इसके अलावा अब बारी आती है डेमोक्रेसी की कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन। उसके बाद हम कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे। ठीक है। अगला मॉडल मतलब क्या बोला है बाकी सब थिंकर्स ने, जैसे डेविड हेल्ड है जो कॉस्मोपॉलिटन पे बात करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन हमारे स्कॉलर है। तो अमर्त्य सेन बोलते हैं एजुकेटिव वैल्यू है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, इंट्रिंसिक है। सबसे पहले एजुकेटिव पे बात करते हैं। एजुकेटिव के हिसाब से आप देखोगे कि जब जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, तो सामने वाले के साथ में डायलॉग इनिशिएट होगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है दूसरे लोगों से, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चलते। सो डेमोक्रेसी इज एजुकेटिव वैल्यू, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी डेमोक्रेसी के चलते। ठीक है, आपकी लाइफ और बेहतर होगी। एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। डेमोक्रेसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, ठीक है, एक ऐसा जरिए की तरह काम करता है जिसके चलते आप अपनी खुद की पर्सनालिटी को भी डेवलप कर सकते हो। आपकी पर्सनालिटी अगर आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही कर सकते हो, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जहाँ पर ऑटोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट होती है, तो वहां पर तो हम नहीं कर सकते अपने मुताबिक, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ओनली। यहाँ पर एटलीस्ट फ्रीडम का स्कोप दिया जाता है, तो इट्स ए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू।
Using democracy as an instrument, you can enhance your personality. At the same time, intrinsic value होती है. Intrinsic का क्या मतलब है? अब यहाँ पर आता है मेन चीज. ऐसा होता है, आज अगर मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, साल में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे हर किसी को, लेकिन यू हैव टू गिव अप योर पॉलिटिकल राइट्स. अपने जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो गिव अप कर दीजिए. तो क्या आप करेंगे? मतलब आपको 2 लाख रुपए दिए, अब आप जैसे भी स्टेट आपको बोलेगा आपको वैसा रहना पड़ेगा. क्या आप रहेंगे वैसे? सपोज आप गिव अप करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि हमारे ये एक इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, हमारे अंदर ये चीज रहती है, हमको ये एक यूनिक पोजीशन पे डालती है कि हमारा एग्जिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट है. तो जस्ट बिकॉज कि हमको पैसे मिले, हम अपना ये एग्जिस्टेंस की हमारी जो वैल्यू है, जैसे आज गरीब आदमी की क्या वैल्यू है? गरीब आदमी की वैल्यू तब पता चलती है जब गरीब आदमी से वोट मांगा जाता है हर 5 साल में, या स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट में, तब वैल्यू पता चलती है ना. तब आते हैं लोग, बड़े बड़े नेता भी आते हैं उनसे वोट मांगने के लिए, तब रैलीज होती हैं, बुलाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है. तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अपने आप में जो अपने अंदर की हमारी वैल्यू होती है, तो हम इसको कभी गिव अप नहीं करेंगे इकोनॉमिक राइट्स के लिए. जस्ट बिकॉज कि हमको अलाउ किया जाए कि हम कितना भी कमा सकते हैं, हम पे कोई टैक्स मत रखो, तो पॉलिटिकल राइट्स पे कुछ भी हो सकता है अगर आपने गिव अप कर दिया. तो अमर्त्य सेन यही बोलते हैं कि ये गलत होगा सोचना कि लोग अपनी प्रायोरिटी इकोनॉमिक राइट्स को देंगे. लोग अपनी प्रायोरिटी हमेशा पॉलिटिकल राइट्स को ही देंगे. डेमोक्रेसी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि तेजी से आपकी कंट्री नहीं ग्रो कर पाएगी, तो ये आपकी गलत फहमी है. क्योंकि डेमोक्रेसी जिस कंट्री में होती है वहीं पे डेवलपमेंट होती है. क्योंकि जो डेवलपमेंट डेमोक्रेसी के चलते होगी वो डेवलपमेंट डेमोक्रेटाइज्ड होगी. जैसे कि चाइना में देखते हैं, चाइना में जो डेवलपमेंट हुई है, सारी डेवलपमेंट अर्बन एरियाज में हुई है. रूरल एरियाज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है. तो चाइना तेजी से बढ़ा, लेकिन अर्बन एरियाज में, आज भी रूरल एरियाज में जाओगे तो रूरल एरियाज बहुत ही बैकवर्ड है. और जबकि इंडिया के केस में इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रही है. इंक्लूसिव का मतलब सभी के लिए हो रही है, अर्बन में हो चाहे रूरल में हो, चाहे गांव का इलाका हो, वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. आया समझ कि क्यों ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी बेहतर है? क्योंकि डेमोक्रेसी के चलते डेवलपमेंट डेमोक्रेटाइज्ड हो जाती है, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, सस्टेनेबल होती है. ऐसा नहीं है कि अब चाइना कैसे डेवलपमेंट करता है. चाइना ने डेवलपमेंट किया, चाइना ने अपने लोगों को बहुत वो सब लिटरेसी प्रमोट की, चाइना ने स्किल प्रोवाइड किया, लेकिन चाइना में एनवायरमेंटल पोल्यूशन देखिए. चाइना ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया. अगर चाइना में डेमोक्रेसी होती तो जो लोग हैं वो ये क्वेश्चन जरूर उठाते कि जो आप स्टेप्स ले रहे हो इससे एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा. सो देयरफॉर भारत एंड इंडिया इज मूविंग टुगेदर. इंट्रिंसिक क्यों नहीं होगी? इंट्रिंसिक मतलब हमने हमारी अपने अंदर की वैल्यू. शुभम, ठीक है, अब मैं डेमोक्रेसी है मान लो हमारी कंट्री में, है ही, ठीक है, आपको बोला जाए कि शुभम आपको इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएंगे अपने मुताबिक, जो आपको ऑब्वियसली जहाँ पर भी पैसा कमाना है, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई टैक्सेस नहीं होंगे मान लीजिए, लेकिन आपको अपने पॉलिटिकल राइट्स देने होंगे. तो अब आप मशीन की तरह काम करते रहोगे पैसा कमाने के लिए. लेकिन जहां पर आपको फील होता है कि दैट यू आर समवेयर पावरफुल, इंट्रिंसिक मतलब डेमोक्रेसी आपको एक पावर प्रोवाइड करती है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हर किसी की अपनी एक यूनिक पहचान है, हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट है,
तो आप उसको लेकर के एजर्ट नहीं कर पाओगे अगर आप अपना पॉलिटिकल राइट गिव अप करोगे। समझे? There are restrictions. There are rights provided by the Constitution, isn't it? Somehow it limits our freedom too. अब ये तो डिबेटेबल चीज हुई ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये तो जनरल विल पे आ गया फिर कि वहां तो जनरल विल बोल करके हम पे अप्लाई कर दिया, तो क्या हम वो फॉलो करेंगे? तो दूसरे की डिग्निटी के लिए भी तो आपको करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का ये भी तो मतलब है कि आप सामने वाले की जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करें। डेमोक्रेसी का मतलब है सस्टेनेबल रहे सब कुछ, ऐसा अमर्त्य सेन का कहना है। ठीक है, इट इज नॉट, आप कौन से फ्रीडम की बात करें? डू यू वांट टू किल समवन एंड यू वांट कि आपको राइट दिया जाए कि कुछ भी करो? हाँ, प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। आप किसी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो चीज अलाउड है पॉजिटिव मैनर में, वो चीज आपको अलाउ की जाएगी डेमोक्रेसी में। लेकिन चाइना में तो वो भी चीज अलाउ नहीं की जाती। तो चाइना में जो डिसीजंस लिए गए, अगर वहां डेमोक्रेसी होती तो ये लोग इस चीज का जरूर सवाल उठाते कि आपने अर्बन एरियाज तो सारे बना दिए, उनको तो डेवलप कर दिया, वहां पर तो सारी जॉब्स हैं, रूरल एरियाज का क्या? रूरल एरियाज में क्या रहेगा? अभी भी कुछ मूवीज अगर आप देखोगे कि चाइना के रूरल एरियाज में आप लोग जाओगे, जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल होती हैं जिसमें लाइक फूड से रिलेटेड बहुत आपको देखने को मिलेगा। तो फूड रिलेटेड कि वहाँ के जो लोग होते हैं कितना काम करते हैं और वो दूर दूर तक जाते हैं, दे सर्च थिंग्स एंड देन दे ब्रिंग दैट बैक, सेल करते हैं। तो वहाँ तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर तो इनफैक्ट कोई रोड्स और ये सब चीज़ें उस हिसाब से नहीं बनाई गई हैं। सो दिस इज व्हाट वी सी कि अर्बन में डेवलपमेंट है, रूरल में नहीं है, तो इंक्लूसिव नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। जब तक आप लोगों को पावर नहीं दोगे तब तक आपकी कंट्री में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी ही नहीं, वरना कुछ लोग फिर पीछे ही छूट जाएंगे। सो ये आइडिया है इनका कि डेमोक्रेसी में बेशक से स्लो हो लेकिन होगी इंक्लूसिव, सभी को साथ में लेकर के चलेंगे। अब आया समझ? टू सस्टेन इकोनॉमिक राइट वन नीड टू हैव द पॉलिटिकल राइट्स टू। एग्जैक्टली, इवन दैट्स ट्रू हिमानी। कल को आज आपको इकोनॉमिक राइट्स कुछ दे दिए, कल को पॉलिटिकल राइट्स ले लिया आपसे और फिर पॉलिटिकल राइट्स अब आपके पास में है नहीं और इकोनॉमिक राइट्स चेंज कर दिए आपकी, तो आप क्या कर लोगे? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। पॉलिटिकल राइट्स ही बहुत एसेंशियल है, आपको किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से और इससे बचाते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ चाइना? व्हाट्स नॉट ट्रू इन केस ऑफ चाइना, शुभम? Economic rights go simultaneous with political rights. Yes, that's true. And that's not true in case of China. ठीक है, अब ये खत्म हो गया। किसी का डाउट है इसमें? बहुत अच्छी डिबेट है और बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है अमर्त्य सेन की और ली कुआन यू की डेमोक्रेसी पे। एंड इस पे क्वेश्चन आ सकता है 15 to 20 मार्क्स का, तो अच्छे से सारे पॉइंट्स जो भी कीवर्ड्स हैं वो याद रखेंगे। अब 1-2 दिन मुझे दीजिए, थोड़ा स्लो रहेगा मेरा 1-2 दिन, 2 दिन तक, बिकॉज आई एम वेरी एग्जॉस्टेड दीज डेज। लेकिन एक बार ये फिनिश हो गया, 30th of अक्टूबर चली गई, तो उसके बाद से हमारा सही रहेगा 1st of अक्टूबर से, बिकॉज आप ही का बैच होगा, दूसरा बैच खत्म हो चुका होगा एंड आप ही के बैच की क्लास हुआ करेगी मॉर्निंग में, तो उसमें एग्जॉस्शन नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। कॉस्मोपॉलिटन मॉडल देखते हैं। ऐसी लैरी डायमंड का भी अपना एक आइडिया है। अब लैरी डायमंड में क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को लेकर के, लैरी डायमंड की बात करते हैं। अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, लैरी डायमंड का आइडिया भी इम्पोर्टेंट है। लैरी डायमंड का कहना है, ये अगेंस्ट नहीं है डेमोक्रेसी के, लेकिन ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ पैराडॉक्सेस होते हैं, मतलब डेमोक्रेसी में कुछ इनकंसिस्टेंसी होती है, कुछ पैराडॉक्सेस होते हैं।
और इन पैराडॉक्सेस की वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसके चलते स्टेबिलिटी नहीं रह पाती, जिसके चलते डेवलपमेंट नहीं हो पाती। मतलब ये ली कुआन यू की तरह नहीं है कि डायरेक्टली बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी होनी ही नहीं चाहिए। ये सेइंग कि पैराडॉक्सेस प्रेजेंट होने की वजह से स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी और डेवलपमेंट नहीं आ पाता है। डेमोक्रेसी के पैराडॉक्सेस की वजह से डेमोक्रेसी सही है। डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी में देखो, डेमोक्रेसी में फीचर क्या है? डेमोक्रेसी इज अबाउट कंपटीशन, डेमोक्रेसी इज अबाउट डिसएग्रीमेंट। लोग आपस में अगर सहमत नहीं है तो आपस में डायलॉग करेंगे एक दूसरे के साथ में। डायलॉग करने के बाद में ही कोई डिसीजन पे अराइज करते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। तो जब डायलॉग करते हैं, कहीं कंपटीशन होता है आपस में पार्टीज के बीच में या लोगों के बीच में, डिसएग्रीमेंट होता है किसी बात को लेकर के, तो दैट रिजल्ट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट स्टेबिलिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट करती है। जैसे कि हमारी कंट्री में, इंडिया में 2013 तक जब तक कांग्रेस थी, तो हम देखेंगे कि सिर्फ डायलॉग्स ही डायलॉग्स होते थे, ठीक है, जिसकी वजह से कोई लॉ मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। क्योंकि डायलॉग्स क्यों होते थे? कोएलिशन की वजह से। इंडिया में कोएलिशन पॉलिटिक्स चल रही थी। कोएलिशन पॉलिटिक्स में होता है कि सारी पार्टीज कुछ मिलकर के पावर में आने के लिए साथ साथ में आ जाएंगी, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, तो ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। कितनी बार तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुए, रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किए गए लोकसभा में, तो जल्दी से एक्शन नहीं लिया जाता, तो स्टेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी इसका असर हमें देखने को मिला कि ग्रो नहीं किया इंडिया ने उस टाइम पे। सो डेमोक्रेसी में स्विफ्ट एक्शन नहीं लिए जाते, पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है, स्टैग्नेंट हो जाता है चीजें। डेमोक्रेसी होता है कि कंसेंट के साथ में रूल होता है, कि लोगों ने कंसेंट दिया तो उस हिसाब से फिर आपने लॉ बनाया। लेकिन कंसेंट जो देते हैं, कंसेंट इटसेल्फ डज नॉट रिजल्ट इनटू परफॉर्मेंस। क्योंकि लीडर्स जो होते हैं उनको ये रहता है कि अगर रिफॉर्म्स लेकर के आए तो ये कंसेंट लूज कर देंगे। लोगों का कंसेंट क्या है? लोगों का कंसेंट है कि रिजर्वेशन रहना चाहिए, लोगों का कंसेंट है कि हमारी पेंशन नहीं हटा दी गई, पेंशन तो उल्टा बढ़नी चाहिए, लोगों का कंसेंट ये रहता है। और लीडर्स को ये रहता है कि पॉलिटिकल विल क्यों नहीं आएगी? इसलिए नहीं आएगी क्योंकि लीडर्स डरते हैं इस चीज से कि अगर हमने चेंज लाने की कोशिश भी की तो कल को हमारे हाथ से भी कंसेंट चला जाएगा, हम भी पावर में नहीं आएंगे। तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन इस पैराडॉक्स की वजह से कि लीडर अगर चाहेगा भी रिफॉर्म्स लाना, अगर चाहेगा भी कंट्री में डेवलपमेंट करना, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग खुद ही हटा देंगे उसको, उस सरकार को। अंडरस्टूड? दिस इज अबाउट लैरी डायमंड, इनका व्यू क्या है इसको लेकर के। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन मॉडल। कॉस्मोपॉलिटन आइडिया में डेविड हेल्ट आते हैं। तो डेविड हेल्ट का क्या कहना है? इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते डेमोक्रेसी काफी रिड्यूस हो गई। अब डेमोक्रेसी में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, वीक हो गई है डेमोक्रेसी ग्लोबलाइजेशन के चलते, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को वीक कर दिया है। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था जहाँ पे लोग उस कंट्री से अपने आप को एसोसिएट किया करते थे, एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे जो पॉपुलेशन रहती थी अपने आप को उससे रिलेट किया करते थे, वो कॉन्सेप्ट अब खुद वीक हो गया है। अभी तक का जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रही है वो नेशन स्टेट में ही रही है, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिसीजंस लेने के जो तरीके हैं नेशन स्टेट के पास नहीं रहे हैं। पहले लोगों ने क्या किया था? लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके स्टेट बनाया, स्टेट डिसीजन लेगा, स्टेट सारी चीजें करेगा। अब ग्लोबलाइजेशन के चलते क्योंकि लोग इतना ज्यादा अवेयर हो गए हैं, अवेयरनेस की वजह से इट इज व्हाट वी गेट टू सी इज कि जो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है स्टेट की, वो डाइल्यूट हो चुकी है। अब इतने आसानी से डिसीजन नहीं ले सकता है स्टेट। इनफैक्ट ग्लोबल गवर्नमेंट आ गई,
यूनाइटेड नेशन और ये सब चीज़ें का कॉन्सेप्ट आ गया आज के टाइम पे। और ऐसी गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल नहीं है। यूनाइटेड नेशन अगर कोई एक्शन होता है तो यूनाइटेड नेशन क्या कर सकता है? रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, रशिया ने क्रीमिया पे अपना कब्जा जमाया, तो रशिया पे सैंक्शंस लगे बस। ठीक है, अल्टीमेटली अभी भी पार्ट तो वो है ही, परमानेंट मेंबर तो है ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। या तो कैंसिल करना चाहिए था उसका परमानेंट मेंबरशिप स्टेटस, वो हटाया नहीं गया। तो ट्रांसपेरेंट नहीं है ये जो चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के चलते आज के टाइम पे ग्लोबल गवर्नेंस में हम देखेंगे, वो इंस्टीट्यूशंस भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये नेशन स्टेट ही खुद मैनेज करते हैं। यूरोप को छोड़ करके, सिर्फ एक यूरोप को अगर छोड़ दो तो यूरोपियन पार्लियामेंट सही से काम कर रही है, लेकिन बाकी सब रीजन्स में देख लो, सार्क को देख लो, ऐसी कोई और रीजन नहीं है जहां पर एक रीजनल पार्लियामेंट हो, जहां उस रीजन में, जैसे साउथ एशिया के रीजन में ऐसा हो कि लोग खुद सेलेक्ट करें कि सार्क के मेंबर्स कौन, मतलब कौन इलेक्ट करेंगे, कि इंडिया से किसको इलेक्ट किया जाना चाहिए, या सारे लोग मिलकर के इलेक्ट करें अपने अपने देशों से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। पॉलिटिशियंस जाएंगे तो पॉलिटिशियंस नहीं करते ऐसा, पॉलिटिशियंस हैव द फियर। तो कॉस्मोपॉलिटन मॉडल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन लेवल पे, मतलब एकदम इंटरनेशनल लेवल पे अगर डेमोक्रेसी की बात करो कि क्या सबकी सहमति है, जो डिसीजंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिए जाते हैं क्या सबकी सहमति के साथ में लिए जाते हैं? नहीं। तो इनका इसीलिए ये मानना है डेविड हेल्ट का कि जो डेमोक्रेसी होती है, ये सजेस्ट करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जैसे कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जो सेटअप की गई है लॉन्ग टर्म में, उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाए जाएं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनमें रिफॉर्म्स लाए जाए ताकि इनको और भी ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए कि अगर कोई चीज़ सही नहीं होती है तो फिर इनको जवाब देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इन इंस्टीट्यूशंस पे। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे ये सब करना है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को भी पावर देनी है। इन लोगों के पास में टैक्सेस लेवी करने के लिए पावर नहीं है, तो इनको स्ट्रेंथन करो, रिसोर्सेज इनके हाथ में प्रोवाइड करो, डिपेंडेंट ना रहें किसी और पे। ऐसे ही जुडिशरी पे भी अगर देखोगे तो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इनका कहना है। फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। सो ये सभी आइडियाज इन्होंने, डेविड हेल ने दिए, ये सभी रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। यस, ही इज द सेम पर्सन जो हमने थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में देखा था। ये बोलते हैं कि कहीं कहीं डेमोक्रेसी, स्टेट की जो सॉवरेनिटी है, स्टेट की पावर जीत रही है, कहीं कहीं अभी भी स्टेट के पास में पावर है, कहीं कहीं ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट की पावर को कम कर दिया है। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट? अब हमारा थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है, अब मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी पे आते हैं। तो दो मॉडल्स हैं, मॉडल्स के हिसाब से बता रही हूँ मैं इसको। मॉडल्स में जब डिवीजन किया जाता है तो रिप्रेजेंटेटिव होती है और एक होती है पार्टिसिपेटरी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें हम डायरेक्ट नहीं पार्टिसिपेट करते स्टेट के अफेयर्स में, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, जैसे MPs और MLAs सेलेक्ट करते हैं। ये MPs और MLAs जाएंगे एंड लोकसभा में ये लॉ मेकिंग का काम करते हैं, ये लॉज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, सारे डिसीजन ये लेते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं होता, हमारे पास पढ़ने का ही टाइम नहीं है, तो हमारे पास स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का टाइम कैसे होगा? ठीक है, सब लोग बिजी हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो स्पेशलाइज, इतनी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई आज के टाइम पे कि लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे डायरेक्टली।
तो एक होती है रिप्रेजेंटेटिव विच इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें डायरेक्टली हम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है, जो हमने रॉसो में पढ़ा था, रूसो में। ठीक है, अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव में। रिप्रेजेंटेटिव में दो मॉडल होते हैं, दो टाइप के मॉडल हैं। पहला है डेलीगेट मॉडल, दूसरा है जॉन स्टुअर्ट मिल का मॉडल। डेलीगेट मॉडल का मतलब है, जैसे जॉन लॉक और बेंथम ने बोला था, इन्होंने क्या बोला था कि जो गवर्नमेंट का पार्ट होंगे, जैसे आपने कुछ लोग सेलेक्ट किए, एमपी एमएलए सेलेक्ट किए, तो एमपी एमएलए आए पोजीशन पे और वो क्या करेंगे, वो लॉज बनाएंगे लोगों के वेलफेयर के लिए। अगर इन्होंने ऐसे लॉज बनाए जिसके चलते लोगों को आर्बिट्ररी मैनर में लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो फिर लोग रिवोल्ट कर सकते हैं। डेलीगेट का मतलब है इनके पास पावर ज्यादा नहीं है, इनको पावर लोगों से ही मिली है, तो इनको लोगों के हिसाब से ही लॉज बनाने हैं, जो लोगों की राय है उसको लेकर के ही सारा डिसीजन यहाँ पर लेना है। समझ में आया डेलीगेटेड पावर का मतलब? जॉन स्टुअर्ट मिल ने वैसे भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ही बात की थी, इन्होंने मेजॉरिटेरियन मॉडल की बात की थी। मेजॉरिटेरियन बताया था कि यानी मेजॉरिटी जो जनता सपोर्ट करती है जिस गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट पावर में आनी चाहिए। तो दैट इज अ डेलीगेटेड मॉडल। इसमें जो भी डेलीगेटेड पॉलिटिशियंस आएंगे, ये पॉलिटिशियंस जनता के अनुसार काम करेंगे। रिमेंबर, पीपल आर द लाइक, क्या था, स्टेट इज द ट्रस्ट एंड पीपल आर द ट्रस्टीज। अगर जो स्टेट है वो लोगों की विशेष के अकॉर्डिंग रन नहीं करेगा, तो फिर लोग उसको हटा सकते हैं। दे कैन रिमूव, दे कैन रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट। एनी डाउट? आवाज आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एनलाइटेंड। एनलाइटेंड का क्या मतलब होता है? ये भी रिप्रेजेंटेशन में होता है, लेकिन एनलाइटन में होता है, ये माना जाता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इन लोगों के पास में हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है, हमसे ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो ये अपने मुताबिक जो ठीक लगेगा इनको वैसा लॉ लेकर के आएंगे और वो लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, हम रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, लेकिन ये अपने मुताबिक काम करेंगे उसमें। एनलाइटेंड है ये, क्योंकि इनको पता है सही गलत का, रैशनल है ये। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला एनलाइटेंड रिप्रेजेंटेशन। एनलाइटेंड मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों के लिए उनके पास में ज़्यादा वोटिंग पावर होनी चाहिए, उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो लोग अपने आप डिसीजन ले सकते हैं लोगों की बेहतरी के लिए। ठीक है, सो इंडिया में एनलाइटेंड रिप्रेजेंटेशन है। एग्जैक्टली। अब बारी आती है कि इन सबको क्रिटिसाइज करते हैं कुछ। कौन क्रिटिसाइज करते हैं? रूसो। रूसो क्या बोलते हैं? रूसो का कहना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि मॉडर्निटी के चलते आज लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग खुश नहीं हैं। जब तक लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो जो वो रियल में चाहते हैं कि ऐसा लॉ होना चाहिए, वो रियल में आ नहीं पाएगा। तो रियल विल से काम करेंगे, रियल विल से पार्टिसिपेट करेंगे, तो खुद के लिए ऐसे लॉज लेकर के आएंगे जिसमें मैन हैप्पी रहेगा। बिकॉज ही वॉज कंसर्न अबाउट दिस आइडिया कि क्या मैन हैप्पी है कि नहीं अपनी जिंदगी में। तो इसने बोला कि मैन इज नॉट हैप्पी। अंडरस्टूड? ऐसे ही एम एन रॉय हैं, ऐसे ही गांधी हैं। गांधी होंगे, कार्ल मार्क्स भी इसी में आते हैं। कार्ल मार्क्स ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव को सपोर्ट नहीं करते, गांधी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते। गांधी सपोर्ट्स डायरेक्ट। सी, जॉन स्टुअर्ट मिल का आइडिया क्या था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का? जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना था कि आज के टाइम पे मॉडर्न वे में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इतनी हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है, दैट जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इंडिया में तो वैसे भी अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखोगे, तो पॉपुलेशन में इंडिया बहुत आगे है। तो पॉपुलेशन वाइज देखा जाएगा तो डायरेक्ट हर एक लॉ बनाने के लिए लोगों को तो बार बार इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा सकते, या ऐसे रेफरेंडम नहीं कराए जा सकते। उसमें रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत कुछ होता है, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है।
तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज इनएविटेबल। आज के टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही काम करेगी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, लेकिन उनको एक डर था डेमोक्रेसी को लेकर के कि डेमोक्रेसी कैन टर्न इनटू टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, कि अगर मेजॉरिटी जो लोग हैं एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो ऐसे उन लोगों के साथ में क्या होगा जो माइनॉरिटी में है। जैसे म्यांमार को देखो, म्यांमार में 89% जो जनता है, ऑलमोस्ट 90% जनता बुद्धिस्ट है, और सिर्फ 4% जो लोग हैं, 3.9%, ऑलमोस्ट 3.9% जो जनता है वो है रोहिंग्या मुस्लिम्स। और क्योंकि मेजॉरिटी लोग हैं तो मिनॉरिटी, देखो म्यांमार में एथनिक ग्रुप्स हैं, एथनिसिटी बहुत है म्यांमार में। एथनिसिटी के बेसिस पे इनफैक्ट वहाँ के जो आप स्टेट के नाम देखोगे ना, जैसे हमारे इंडिया में डिवीजन होता है स्टेट्स का, वहाँ के स्टेट के नाम एथनिसिटी के हिसाब से है। वहाँ पे इतनी डिवीजन है एथनिसिटी को लेकर के। मतलब बुद्धिस्ट में भी अपने आप वहाँ पर भी एथनिसिटी के बेसिस पे बहुत डिविजन है। तो अल्टीमेटली क्या पता चलता है म्यांमार के केस में, ये जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका, ठीक है। जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि मेजॉरिटी लोग एक ही चीज में मानते हैं। तो म्यांमार में अभी डेमोक्रेसी भी लाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो रोहिंग्या मुस्लिम्स के अगेंस्ट में हैं, उनको नहीं प्रोवाइड कर रही सिटीजनशिप का स्टेटस। देखो अगर रोहिंग्या मुस्लिम्स अपने आप को एथनिक ग्रुप ना माने, ठीक है, तो बात भी है, लेकिन ये अपने आप को एथनिक ग्रुप मानते हैं। ये एथनिक ग्रुप मान करके खुद एजर्ट करते हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं तो हमको स्पेशल स्टेटस दो। स्पेशल स्टेटस मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये भी एक रीजन है कि म्यांमार की गवर्नमेंट इनका मतलब दे आर नॉट रेडी टू गिव देम सिटीजनशिप। अब बारी आती है कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने यही चीज बोली थी कि अगर मेजॉरिटी में डेमोक्रेसी आती है तो वो टायरनी में कन्वर्ट हो सकती है, कि मेजॉरिटी लोग माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म्स हमको बताए थे कि वेटेड वोटिंग होनी चाहिए और प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बोली थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है रिप्रेजेंटेटिवनेस की। सिंपल मेजॉरिटेरियन मॉडल होता है एक, ठीक है, एक होता है प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर क्या बात होती है, एनलाइटन रिप्रेजेंटेशन में, एनलाइटन मॉडल में जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके पास में एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है, और एजुकेटेड हैं ये लोग और ये सब चीज़ें हैं, तो इनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए हमको कि अपने मुताबिक लॉ बना सकते हैं। तो इसी में एडमंड बर्क भी बोलते हैं, इसी के अगेंस्ट में, पार्लियामेंट बेसिकली पूरे नेशन की असेंबली होती है। पार्लियामेंट इज नॉट अ प्लेस जहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी के नेशनल इंटरेस्ट के जो भी नैरो अपने नेशनल इंटरेस्ट अपने कम्युनिटी के आप एड्रेस करो। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल का एनलाइटन रिप्रेजेंटेशन का कहना यही था कि लोग क्योंकि एजुकेटेड हैं इनको अलाउ करो फ्लेक्सिबिलिटी, अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे और लोग बस फॉलो करते रहें उसको। लेकिन रासू गांधी और एम एन रॉय जैसे जो लोग होंगे इसको क्रिटिसाइज करेंगे। जयप्रकाश नारायण गांधी के सेम आइडिया से, राम मनोहर लोहिया आगे गांधी होंगे, इनके आइडिया सेम है, सभी सोशलिस्ट हैं, सभी सोसाइटी में इक्वालिटी लाना चाहते थे, इसीलिए वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सपोर्ट करते हैं रादर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ठीक है। सो दैट इज अबाउट रिप्रेजेंटेटिव। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है पार्टिसिपेटरी वाली। तो पार्टिसिपेटरी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक होता है लिबरलिज्म में और एक होता है मार्क्सिज्म में। कैसे? देखो पार्टिसिपेटरी का मतलब है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका मतलब है एक आइडिया लिबरलिज्म पे बेस्ड होगा, एक आइडिया मार्क्सिज्म पे बेस्ड होगा। तो पहले हम देखते हैं मार्क्सिज्म वाला आइडिया। अगर आप देखोगे तो मार्क्सिज्म वाला आइडिया का डेमोक्रेसी का आइडिया ये होता है, लेफ्टिस्ट मॉडल भी बोलते हैं उसको हम, रेडिकल डेमोक्रेसी बोलते हैं उसको। रेडिकल मतलब
रेडिकल का मतलब होता है, रेडिक्स वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है रूट्स, कि जो सब ऑल्टरनेट सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वर्किंग क्लासेस या डिप्रेस्ड क्लासेस हैं आपके कंट्री में, जो ट्राइबल क्लासेस हैं, ग्रास रूट पे लोगों का एम्पावरमेंट होना चाहिए, मार्क्सिस्ट ये बोलते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ओरिजिनली हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी मीन्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। लेकिन जब डेमोक्रेसी की हम डेफिनेशन अगर आप देखो, तो डेमोक्रेसी में भी वही रहती है डेफिनेशन, दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। और ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी अभी एक नया आइडिया है, डेमोक्रेसी एंशिएंट ग्रीस में भी था। एरिस्टोटल ने जब अपनी 158 कॉन्स्टिट्यूशंस अपने एनालाइज किए थे, तब उन्होंने डेमोक्रेसी की भी बात की थी। प्लेटो के टाइम पे डेमोक्रेसी एग्जिस्टेंट थी, जिन्होंने ऑर्डर किया था कि जो सोक्रेटिस होंगे उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एरिस्टोटल का जो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट था, पॉलिटी उन्होंने बेस्ट बोला था, पॉलिटी इज दैट। तो एरिस्टोटल एक तो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, वो बोलते थे डेमोगॉजिक है, लेकिन पॉलिटी तो मिडिल क्लास हो गई ना, मिडिल क्लास आ गई उसमें। So सेम आइडिया हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, that he himself was the critic of this philosopher king के जो इंस्टीट्यूशन प्लेटो ने इंट्रोड्यूस किया था। इनके अकॉर्डिंग कॉमन मैन को डेलिबरेट करना चाहिए। सभी जो मास्टर्स थे, याद करो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल का, जिसमें हमने देखा था कि जो सिटीजन्स होंगे वो सिर्फ वो लोग होंगे जिनके पास में प्रॉपर्टी है और जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट के अफेयर्स में। एंड इसीलिए उन्होंने बोला था कि सभी जो मास्टर्स होते हैं उनको स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, दे हैव टू डेलिबरेट। तो ये जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का आइडिया आया वो एरिस्टोटल से आया है, कि मिल करके आपस में बातचीत करके नेगोशिएट करके बेटर डिसीजन पे पहुंचा जा सकता है। तो एरिस्टोटल ने भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया था, लेकिन जो उन्होंने सिटीजनशिप का व्यू लिया था वो अलग था। अब एक होती है अलग टाइप की जो डेमोक्रेसी हमने वहां देखी, हमने वो डेमोक्रेसी देखी थी एरिस्टोटल में, वो डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोगों को जो इग्नोरेंट पुअर्स होते हैं उनको पागल बना करके डेमोगॉजिक लीडर्स पावर में आ जाते हैं, यानी एनलाइटेंड, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव का पार्ट थी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी वो, जो एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज की थी, दैट वाज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है सभी मिलकर के नेगोशिएट करें, और रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट नहीं होती, उसमें नेगोशिएशन होता ही नहीं है, उसमें तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज देते हो। आया समझ? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है थोड़ा सा, कि पॉलिटी भी डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी भी डेमोक्रेसी होती है, लेकिन वो डेमोक्रेसी जिसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था एरिस्टोटल ने, वो डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी। क्योंकि उस डेमोक्रेसी में जो गरीब लोग थे, जो अनएजुकेटेड थे, वो लोग डिसीजन लेकर के एक लीडर को लेकर के आ रहे थे। और ऐसा लीडर भी पावर में आ सकता है जो लोगों का पागल बना करके कि मैं आपके बेनिफिट में काम करूंगा, लेकिन उनका पागल बना करके सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा। यस, समझ आया? एनी डाउट? अंश समझ में आया? यस चिन्मय? ठीक है, तो एक लिबरलिज्म का आइडिया है डेमोक्रेसी का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, कि सभी को अपनी रियल विल के साथ में आना चाहिए एंड दे शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर एंड अकॉर्डिंगली एक गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो ये तो हो गई लिबरलिज्म का डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो स्विट्जरलैंड में दिखता है।
एक होता है मार्क्सिज्म का पार्टिसिपेटरी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो मार्क्सिज्म वाली डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या रहेगा। मार्क्सिज्म वाले में रहेगा कि जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन पे होते हैं, जो लोग डिप्रेस्ड क्लासेस का पार्ट होते हैं, उनकी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो इस मार्क्सिज्म कैटेगरी में यहाँ पर हम डाल सकते हैं एम एन रॉय को। एम एन रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट, तो रेडिकल डेमोक्रेसी की बात की थी एम एन रॉय ने। ठीक है, सो दीज आर द मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, कल फर्दर डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। उसके बाद फिर राइट्स, फिर जस्टिस एंड फिर उसके बाद इक्वालिटी, ऐसे होगा ये। ठीक है, तो इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपके साथ में पावर की पीडीएफ मैंने दे दी है। हैव आई गिवन पावर पीडीएफ? अब वो दे दी ना, तो उसके बाद तो डेमोक्रेसी का ही आइडिया है। तो आई गिव यू डेमोक्रेसी का पीडीएफ टुमारो, बिकॉज टुमारो विल बी कवरिंग दैट। अर्पित, पॉलिटिकल साइंस का ग्रुप जो है, आप डिस्कशन फोरम में जाइए, जहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ना, उस फॉरम पे जाना है आपको। वहाँ पर टॉप में ही आई थिंक पहली, दूसरी, तीसरी पोस्ट होगी जिसमें मैंने ग्रुप डायरेक्टली वहाँ पर दिया है। ठीक है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। If not, I'll remember your name. You can text me @Ashna Sisodia. This is SS capital, okay? This A and S is capital. This is underscore Unacademy. स्टार्ट में क्या करेंगे, पहले टॉपिक को समझो, देन आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। ठीक है, पीपीटी तो वैसे दे ही जाती है, पीपीटी से कर सकते हो, लेकिन आई वांट कि पहले एक बार वो समझो जो चीज़ वहाँ पे। फिर होता क्या है कि आप पढ़ोगे इधर उधर से, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सामने जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कंफ्यूजन है तो उसमें पूछ सकते हो। चलो ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाकी कल आपकी क्लास है, परसों आपकी छुट्टी रहेगी, तो रिविजन करते रहना अपनी।